ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी अब रेजिस्टिविटी या फिर रो जो थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये सिर्फ एक चीज़ से डरती है, विच इज़ टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर की वजह से इनकी वैल्यू ये अपने इफेक्ट कम करती रहती हैं या बढ़ाती रहती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल में हैं। ठीक है, अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर एक कंडक्टर है तो उस केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी T की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, तो उस केस में क्या होता है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली। जो कंडक्टर क्योंकि ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा होता है, यानी उसके जितने भी मतलब एटम्स थे वो सब ब्रेक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर क्योंकि जब सब ब्रेक हो चुके तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इंक्रीज। ठीक है, वो जितने ऑलरेडी होने थे वो उतने हो चुके। अब उससे क्या होता है, बट द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन VRMS एंड डिक्रीज इन मीन फ्री पाथ ड्यू टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जब उनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि उनका मीन फ्री पाथ जो था, जो उनका कोलिजन का मीन फ्री पाथ था, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब रो जो था इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। ठीक है, जब टाउ डिक्रीज हो गया तो दैट मीन्स कि रो विल इंक्रीज। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस जब होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी अगर हमको रेजिस्टेंस को कम करना है तो हमको टेम्परेचर की वैल्यू कम करनी होगी। इनफैक्ट अभी तक भी हमारे पास कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जो जीरो रेजिस्टेंस शो करे। ठीक है, ऑलरेडी मतलब साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं इस पे। लॉट ऑफ जो कंडक्टर्स होते हैं अगर वो बहुत कम टेम्परेचर पे होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, लेकिन अभी तक जीरो अटेन नहीं की गई है। ठीक है, तो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। नाउ ये तो हो गई कंडक्टर्स की बात। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो अभी जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है तब वो आधे कंडक्ट कर रहे होते हैं, आधे अभी भी एटम्स की फॉर्म में होते हैं। तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो क्या होता है, N जो होता है इट इंक्रीजेस। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जो चार्जेस होते हैं दे इंक्रीज। ठीक है, उसके इंक्रीज जो होता है वो इतना नहीं होता, मतलब जो हमारा रिलैक्सेशन, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ऑब्वियसली रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन टाइम इतना इंक्रीज नहीं कर पाता जितना नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रो विल डिक्रीज। ऑलराइट, सो दिस इज इन सेमीकंडक्टर्स। नाउ लेट अस कम टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा I। नाउ I करंट जो होता है इसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं पोटेंशियल जो थी हमारी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर देखो यहां पे मैंने आपको बताया था कि चार्जेस जो होते हैं दे डोंकीज। नाउ यहां पर क्या होता है कि अगर तूफान और ज्यादा तेज आएगा तो ये गधे जो है हमारे ये और ज्यादा इधर चलने लग जाएंगे। ठीक है ना, ये गधे ही होते हैं। तो सिमिलरली जब ज्यादा गधे चलेंगे तो करंट जो है हमारा समझदार आदमी वो भी ज्यादा उधर भागेगा। ठीक है ना, सो दैट मीन्स कि क्या होता है कि जब ज्यादा तूफान आता है यानी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई होती है तो I की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इंक्रीज करती है। ठीक है, नाउ अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम एक कांस्टेंट ले आते हैं यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। V is equals to IR where R is a proportionally constant और ये होता है हमारा resistance। Alright, now क्योंकि अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं V और I का कर्व बनाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ ऐसे।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर दो टेम्परेचर हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सिमिलरली आपके पैकेज में एक एग्जाम्पल है व्हिच सेज कि अगर कुछ ऐसे दो कर्व्स हैं, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, सॉरी एरोज नहीं है, इसका टेम्परेचर T2 था, इसका टेम्परेचर T1 है। सो हियर T2 विल बी ग्रेटर देन T1, वाई? जस्ट बिकॉज क्योंकि R2 जो है इस केस के अंदर दिस विल बी इक्वल टू R1, ठीक है। यहां से आराम से देख सकते हैं आप, ये अगर θ1 है, दिस इज θ2, तो R2 विल बी इक्वल टू tan θ1, ठीक है, tan θ2 which is equals to V by I, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ये भी आपको पता है कि R1 is equal to tan θ1, स्लोप ही होती है जो इसकी वैल्यू होती है। सो इफ tan θ2 is greater than tan θ1, that means कि R2 will be equal to R1, R2 will be greater than R1. If R2 will be greater than R1, that means कि T2 will also be greater than T1. Why? Because जो टेम्परेचर होता है, अब रेजिस्टेंस होती है दो, इनके बीच में तो कांस्टेंट होती है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अगर इस पे टेम्परेचर T2 है, ये T1 है, एंड R2 इज ग्रेटर देन R1, दैट मींस T2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन T1।